हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। ये आपकी सॉइल मैकेनिक्स की क्लास है। लेकिन क्लास में आगे जाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट बता दूं। एसएससी 2023 का कैलेंडर आ चुका है, जिसके तहत आप ये पॉइंट नंबर 9 देखिए। ये 2023 की कैलेंडर है। अक्टूबर 2023 में आपकी होगी एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन आ जाएगी जुलाई में। सो मोटा मोटी अभी से अगर मान के चलेंगे तो आपके पास 9 महीना का प्रिपरेशन से आज के टाइम से, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से है। तो 9 महीना में से लास्ट का 2 महीना हटा दो, तो मोटा मोटी 7 महीने आपके पास प्रिपरेशन करने को है। समझ रहे हो बात को? जिसमें आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए सारा का सारा चीज, टेक नॉन टेक एवरीथिंग। उसके बाद आप रिगरस रिवीजन रखेंगे अपना, तब जाके एसएससी जेई में अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ओके। सो इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो मैं अलग से अपडेट कर दूंगा, नॉट टू वरी फॉर दैट। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी एक अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 जनवरी तक मैंने एक ऑफर रखा है आप सभी के लिए। हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। ये हमने 25 दिसंबर से ही चालू कर दिया था कि जो एनरोलमेंट फी है सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लासेस की, ये जो सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लास है, यहाँ पे हम पूरा सब्जेक्ट को बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। यही सॉइल मैकेनिक्स का क्लास जो अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, आप इसी को एज ए डेमो समझ सकते हैं, है ना। सॉइल मैकेनिक्स की क्लास जो है ये फाउंडेशन क्लासेस का ही पार्ट है, और सॉइल मैकेनिक्स की क्लास को हम फ्री पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा क्लास एज ए डेमो। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये यूट्यूब पे, ऐप पे, दोनों जगह अवेलेबल होगा आपको सॉइल की क्लासेस। तो ये पूरा बेसिक फाउंडेशन लेवल क्लास है। तो आप एसएससी जेई के लिए अगर आप इसे यूज करोगे तो प्री टू मेंस आपका दोनों क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, इन क्लासेस से। ये क्लासेस को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, डिजाइन किया गया है, प्री टू मेंस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। You can use these classes for GATE exam preparations completely, 110%. You can use these classes for engineering service exam preparations. You can use this class for state AE and JE exams. ठीक है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा स्टैंडर्ड सिलेबस को फॉलो करते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस को डिजाइन कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को अपडेट करते हुए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए अपने क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार सब्जेक्ट पढ़ो, एक बार समय दो अपने लाइफ में, दोबारा उस पर समय देने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत पड़ेगी तो रिवीजन वर्क की, जो कि आप करते रहिए, और जैसे ही एग्जामिनेशन आती है एग्जाम्स अटेम्प्ट करिए और क्लियर कीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वही ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो लाइक किया कीजिए वीडियो को। चैनल को अगर न्यू है, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत काम की चीज है ना। और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। ये चीजें हैं। अब देखिए, ये जो ₹2023 है, 2023 रुपए, इसमें आपको एसएससी का नॉन टेक पूरा का पूरा अवेलेबल होगा 5 जनवरी तक। ऐसे जो मेरी फी रहती है, टेक्निकल अपना फी है फॉर एसएससी जे टारगेट 3499, और नॉन टेक्निकल का अलग से ₹1500। तो कुल मिला के जो अपना फी होता है 4999 रुपीज रहता है एसएससी जेई प्रिपरेशन के लिए, जो कि काफी बजट में रहता है। मेरे स्टूडेंट रैंकर हैं, टॉप 10 के अंदर है। ओके, वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे मिलेगा? एंड्रॉयड स्टोर जो होता है, गूगल प्ले स्टोर, उसको ओपन करिए, कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में सर्च करोगे, कोर्स सेक्शन में, तो ये कोर्स आपको वहां पे दिख जाएगी। तो ये कोर्स जैसे आपको दिख गया, आप उसमें पे कर दीजिए। सारा का सारा क्लास वहीं पे एक्टिव है। ठीक है, चलिए। तो आज की अपनी जो क्लास है सॉइल मैकेनिक्स की, उसे हम चालू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हमने पिपेट मेथड देखा, फिर हाइड्रोमीटर मेथड देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा, सारा का सारा डिटेल्स उसका देखा। एक टॉपिक जो हाइड्रोमीटर मेथड से रह गया था, जो कि हमने बोला था नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, तो वो टॉपिक है आपका ये करेक्शंस टू हाइड्रोमीटर रीडिंग। जो आप हाइड्रोमीटर में रीडिंग ऑब्जर्व करते हो, उसमें हम कितने करेक्शंस अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली देखिए, हमारे पास तीन
तरीके का करेक्शंस होता है। जो हम करेक्शंस अप्लाई करते हैं वो 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब ये 3 करेक्शंस क्या क्या है देखिए। तो जो हमारे पास 3 अलग अलग टाइप ऑफ करेक्शंस अवेलेबल हैं टू द हाइड्रोमीटर रीडिंग, दोज आर मेनिस्कस करेक्शन सबसे पहला, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा CM। दूसरा है आपका टेम्परेचर करेक्शन, जिसको मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में CT। तीसरा है अपना डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट हम क्यों मिलाते थे? सस्पेंशन बनाने के बाद हम डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते थे। वो कौन कौन से होते थे? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता था और सोडियम कार्बोनेट होता था। 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड 7 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को 1 लीटर पानी में मिलाते थे, और ये जो मिक्सचर बना इसका 25 ml हम मिलाते थे अपना सस्पेंशन में। मतलब कुल मिला के 1 ग्राम ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट अपना सस्पेंशन में जाता था। समझ गए बात को? वो चीजें याद है? तो डिस्पर्सिंग एजेंट, वही डिस्पर्सिंग एजेंट के कारण भी कुछ यहाँ पे इफेक्ट आती है, वो आपको लॉजिक धीरे अभी जब डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड भी हम करेक्शंस अप्लाई करते हैं, तो इसको मैं कहता हूँ CD, शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है? ओके, तो ये 3 अलग अलग तरह का करेक्शंस एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेनिस्कस करेक्शन। होता क्या है मेनिस्कस करेक्शन में? होता क्या है, व्हाट इज दिस मेनिस्कस करेक्शन बेसिकली? तो सुनो भाई, ये मान लो हाइड्रोमीटर का है तुम्हारा स्टेम। ये क्या है? हाइड्रोमीटर का है स्टेम। तो जो अपना लिक्विड है, जो अपना लिक्विड, ये तो लिक्विड ही बोलेंगे यार। सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन सॉइल सस्पेंशन जो था, ये क्या था? 30 या 35 ग्राम ऑफ क्या ले रहे हो? सॉइल ले रहे हो, फाइन ग्रेन सॉइल। इसको आप 1 लीटर पानी में मिलाए तो वो लिक्विड जैसा ही है। एक टर्बिड वाटर है, ऐसा बोल दोगे। एक पानी है जिसमें थोड़ा टर्बिडिटी है, ऐसा आप बोल सकते हैं नॉर्मली। तो जो हम रीडिंग लेते हैं वो स्टेम सेक्शन में, जनरली वो जो पानी है, वो जो सस्पेंशन, वो स्टेम सेक्शन में चढ़ जाएगी। तब जब स्टेम सेक्शन में ये चढ़ेगी ना पानी, उसका जो प्रोफाइल होता है बेसिकली, वो प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनता है फ्री सरफेस का। इस तरह से लिक्विड सरफेस का प्रोफाइल इस तरह से कुछ बनता है। ये जो प्रोफाइल बन रही है इसी को बोलते हैं मेनिस्कस। बहुत काम का चीज है, याद रखना। कैपिलरी एक्शंस पढ़ाऊंगा, वहां पर ये मेनिस्कस मेनिस्कस काम आता है। ठीक है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो पोर, वो मतलब जो सॉइल में जो कैपिलरी पोर्स होते हैं, उसमें जब पानी चढ़ती है उसका एक अलग इफेक्ट है। ठीक है, सब चीज बताऊंगा। तो ये मेनिस्कस याद रखना, इसी प्रोफाइल को हम बोलते हैं मेनिस्कस। तो दिस इज योर मेनिस्कस। तो जो एक्चुअली हमको रीडिंग लेना है, चार्जर कनेक्ट करने दीजिए हमको। जो एक्चुअल हमको रीडिंग लेना है वो लेना होता है लेवल ऑफ मेनिस्कस पे। कहाँ पे लेना होता है? लेवल ऑफ मेनिस्कस। और वो लेवल ऑफ मेनिस्कस होता क्या है? इसका जो लोअर लेवल है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ मेनिस्कस। लेवल ऑफ मेनिस्कस। और यहां पर हमें एक्चुअल रीडिंग लेनी होती है। एक्चुअल रीडिंग मस्ट बी टेकन। मस्ट बी टेकन। समझना बात को, सुनना क्या हो रहा है। लेकिन बात क्या है, जैसे कि मैंने ये बोला, ये जो सस्पेंशन है ये टर्बिड है, इसमें टर्बिडिटी है। तो थोड़ा ओपेक नेचर का है, मतलब थोड़ा दिखेगा आपको, क्लियर कट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये एक तो ये जो स्टेम है ये ग्लास का है, फिर उसके अंदर ये टर्बिड वाटर है सस्पेंशन वाला। तो आपको क्लियरली वो लेवल ऑफ मेनिस्कस आपको दिखेगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो टॉप लेवल है, ठीक है, ये मेनिस्कस का जो टॉप लेवल है, मेनिस्कस का बॉटम पे नहीं, बॉटम, मेनिस्कस का जो बॉटम लेवल है दैट इज एक्चुअल लेवल ऑफ मेनिस्कस, जहां पे हमको रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग लेना है। बट ड्यू टू टर्बिडिटी ऑफ दिस सस्पेंशन, हमें वो विजिबल नहीं होता है क्लियरली, वो लेवल ऑफ मेनिस्कस। और उसके जब लेवल ऑफ मेनिस्कस ही क्लियरली विजिबल नहीं है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग क्या नोट करेंगे? समझ में आ रहा है बात? है ना? तो वो रीडिंग हम लोग जनरली नोट नहीं कर पाते। तो हम करते क्या है, हम ऊपर वाला रीडिंग ले लेते। ठीक है, हम ऊपर वाला रीडिंग ले लेते हैं। तो ये रीडिंग लेट्स सपोज यहां पर हम रीडिंग नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, अब देखो, हाइड्रोमीटर का मैंने बताया था, रीडिंग का सिस्टम बताया था। लेट्स सपोज ऊपर में रीडिंग अगर 5, तो नीचे रीडिंग कितना होगा? नीचे रीडिंग होगा 10।
ऊपर में अगर रीडिंग 5 है तो नीचे रीडिंग होगा 10। इस तरह से कुछ रीडिंग का पैटर्न होगा, क्योंकि हम स्टेम में जैसे जैसे नीचे जाएंगे रीडिंग बढ़ेगी। यहाँ होगा 15, इधर होगा फिर 20, लाइक दिस। एज वी गो डाउन इन स्टेम आवर रीडिंग इंक्रीजेस। तो देखिए, आपको एक्चुअली रीडिंग चाहिए थी 10 की, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन लिया है 5 का, तो हमको 5 को ये एक्चुअली नोट किया है, दिस इज नोटेड, है ना। यहाँ पे रीडिंग आपने किया है नोट, ये आपने मेजरमेंट लिया। तो आपको 5 को अब बनानी है 10, जो कि आपका एक्चुअल वाला है, एट लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस, है ना, या फिर लेवल ऑफ मेनिस्कस। तो क्या करोगे, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, मतलब 5 आपने लिया है, उसमें आपको और कुछ ऐड करोगे तब जाके 10 बनेगा, मतलब पॉजिटिव है करेक्शन। करेक्शन को इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, जो भी मेरा करेक्शन है उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे रीडिंग को नोट किए, तो ये RH रीडिंग मेरा निकल गया, बट द करेक्टेड रीडिंग इस केस में RH करेक्टेड क्या होगा, RH करेक्टेड विल बी जो RH आपने नोट डाउन किया प्लस दी मेनिस्कस करेक्शन CM, है ना। ये नोट किया, लेकिन हमको चाहिए ये 10 वाला वैल्यू, एक्चुअल वो वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम कैसे लाएंगे, 5 हमने नोट डाउन कर लिया, 5 में से कुछ ऐड करेंगे, पॉजिटिव है, तो द नेचर ऑफ करेक्शन इज पॉजिटिव, है ना। तो दिस इज योर CM, एंड यहां लिख लो ऊपर में पॉजिटिव इन नेचर। समझ में आया। तो ये है आपका मेनिस्कस करेक्शन। रीडिंग कहाँ लेना है हमको, लेवल ऑफ मेनिस्कस पे, जो कि क्या है, मेनिस्कस का लोअर वाला पोर्शन, लोअर लेवल, वहां पे हमें एक्चुअल रीडिंग लेना है। लेकिन ड्यू टू इनविजिबिलिटी, ड्यू टू टर्बिडिटी इन दिस सस्पेंशन, वो लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसलिए हम ऊपर वाला रीडिंग किसी तरह से लेते हैं, और फिर करेक्शंस जो भी है वो अप्लाई करके हम फिर RH करेक्टेड यहाँ पे बताते हैं। क्लियर है। ये डायग्राम बनाओ, ये चीजें लिखो कॉपी पे। पहला तो वो वाला पेज का लिखो चीजें, इस वाले पेज में जो चीजें बताया मैंने इसको लिखिए पहले। ठीक है, ये पहला पेज हो गया। उसके बाद पहला हेडिंग डालिए मेनिस्कस करेक्शन। मेनिस्कस करेक्शन हेडिंग डालने के बाद ये चीजें लिखो। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा इसको भी लिखिए। The reading in stem should be taken at lower level of meniscus, comma, but due to presence of turbidity in soil suspension, it is opaque in nature. Opaque मतलब धुंधला दिख रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है ना, उसको बोलते हैं ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब क्लीन विजिबल है, एकदम क्लियर कट। ओपेक मतलब धुंधला है, विजिबिलिटी क्लीन नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच अपर लेवल इज बिंग रेड, ऊपर का लेवल हम पढ़ लेते हैं, लोअर नहीं पढ़ के, इंस्टेड ऑफ लोअर लेवल। सो करेक्शन जो हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि हमको चाहिए एक्चुअली नीचे वाला। तो और स्टेम में नीचे जाओगे रीडिंग बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आनी है, मतलब प्लस करोगे तब आपको ज्यादा रीडिंग मिलेगा। तो करेक्शन अप्लाइड इज पॉजिटिव इन नेचर। दिस इज योर मेनिस्कस करेक्शन, ध्यान रहेगा। ठीक है, आपको ये वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आएंगे बस आपको नेचर चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चंस के ये वैल्यू CM क्या है, CT क्या है, CD क्या है, ये सारा वैल्यू आपको दिया रहेगा। बस आपको नेचर मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में एज ए ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में डाले जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, 1 2 3 4, एक स्टेटमेंट यही डाल दिया। तो लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट तो मालूम होना ही चाहिए ना, है ना। चालू करें नेक्स्ट वाला, टेम्परेचर करेक्शन। मालूम है, मैं भी एकदम आप ही के जैसा हूँ, ठीक है, लेकिन बात क्या है ना, जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। क्या समझे, हमें स्टार कास्टिंग नहीं आता, झूठ मूठ का शो ऑफ करना नहीं आता, पढ़ाना आता है। इसके पीछे बहुत मेहनत की है। मैं पागल टाइप से उतरा ही था पढ़ाने के लिए कि जो प्रीमियम 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 वाला जो है ना, सबको गायब कर दो मार्केट से ही।
लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ जितना सक्सेसफुल हुआ मजा आया, बहुत बच्चों का करियर बना, बहुत बच्चों का लाइफ बना, खुशी लगता है, अच्छा लगता है। वेल फिर भी ट्राई करता हूँ, ट्राई करते रहूंगा। पढ़ाई लिखाई मेरे हिसाब से इकोनॉमिकल होना चाहिए, है कि नहीं? यार तेरे को भी मालूम, मेरे को भी मालूम है, काय का भी लाख रुपया जबरदस्ती का है। ओके, ये लॉजिक बहुत लोगों को लगेगा अरे सर क्या बात, तुम्हारे जैसे ऐसे, अरे मेरे जैसे ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यार यहाँ टेम्परेचर करेक्शन एक चीज देखना, सबसे पहले बात सुनो, जो हाइड्रोमीटर है उसको कैलिब्रेट किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है मालूम है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट विच द हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड। समझ गया बात? तो देखो, मतलब जहां पे टेस्टिंग कर रहे हो, अगल बगल का अगर टेम्परेचर 27 डिग्री है और हाइड्रोमीटर यूज कर रहे हो, उसी कंडीशंस में रीडिंग एकदम करेक्ट आएंगे। टेम्परेचर उसके अलावा और कुछ है तो रीडिंग बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा। यही बात है, ठीक। अब टेम्परेचर जो है वो या तो 27 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, पहला केस, या 27 डिग्री से कम हो सकता है, दूसरा केस। तो दोनों केसेस में क्या होगा वो हम देखेंगे, एक एक करके समझाता हूँ। पहला केस इमेजिन करना, तुमको मालूम कि हाइड्रोमीटर को कैलिब्रेट किया गया है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये 27 पे बढ़िया रीडिंग देगा। मान लो अगर टेम्परेचर इज मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगी? सुनो एग्जाम्पल यहाँ पे, वही देसी चावल वावल खाते हो, माड़ कभी कुकिंग किए हो, माड़ निकाले हो चावल का, वही एक चीज देखो, अगर गर्म है तो माड़ पतला, अगर ठंडा हो जाता है तो माड़ क्या है? मोटा हो जाता है। अब सोचो हाइड्रोमीटर को कि तुम माड़ पे रखोगे, गर्म वाले केस में रखो तो डूब जाएगा, जब ठंडा है तब रखो बिल्कुल नहीं डूबेगा, धीरे धीरे डूबेगा। क्यों? डेंसिटी कम हो जाती, डेंसिटी आपकी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। एज टेम्परेचर इंक्रीज डेंसिटी कम हो जाती है। ये लॉजिक क्लियर है आपका? ठीक है, तो अगर ये लॉजिक क्लियर है तो मान लीजिए अगर 27 डिग्री के अलावा टेम्परेचर, मतलब कोई और टेम्परेचर है, मतलब ग्रेटर देन 27 डिग्री अगर टेम्परेचर है, तो सस्पेंशन की डेंसिटी हो जाएगी कम। तो सस्पेंशन की डेंसिटी हो जाएगी कम, समझना। अगल बगल का टेम्परेचर है मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तो सस्पेंशन का डेंसिटी हो गया कम ड्यू टू दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन हमें जो रीडिंग चाहिए वो करस्पॉन्डिंग टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, समझ रहे हो? तो जब डेंसिटी हो गई ये कम, तो होगा क्या, जो आपका हाइड्रोमीटर है वो कम डेंसिटी अगर हो गया तो नीचे ज्यादा सेट कर जाएगा, ठीक है, ज्यादा सेट कर जाएगा। मतलब समझो ये कि करस्पॉन्डिंग टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेट्स सपोज अगर टेम्परेचर होता अगल बगल का तो आपको हाइड्रोमीटर में ये रीडिंग मिलता, इस लेवल पे, है ना, इस लेवल पे ये वाला रीडिंग आप नोट डाउन करते। बट टेम्परेचर इज मोर देन दैट, मतलब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो हुआ क्या, जो आप एक्चुअली अब रीडिंग नोट करोगे दैट विल बी सम हायर वैल्यू ऊपर। क्यों? हाइड्रोमीटर सेट किया है, मतलब ये जो स्टेम है इसमें लिक्विड या सस्पेंशन और चढ़ा होगा, तो ऊपर वाला रीडिंग तुमको मिलेगा ना। कौन सा रीडिंग मिलेगा? ऊपर वाला रीडिंग मिलेगा, ठीक है। फ्लूइड आपकी या फिर सस्पेंशन चढ़ जाएगी स्टेम में, तो ऊपर आप नोट डाउन करोगे। तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ होने के कारण, मोर देन 27 डिग्री होने के कारण, आप रीडिंग नोट डाउन जो एक्चुअली कर रहे हो, ये RH, ये रीडिंग आप नोट कर रहे हैं, दिस रीडिंग इज नोटेड माय डियर बिलॉर्ड। लेकिन चाहिए कौन सा? ये वाला। तो ये एकदम सेम केस, ऊपर 5 होगा तो नीचे 10 होगा। एज वी गोes डाउन इन स्टेम, रीडिंग इंक्रीजेस। सो आपने नोट कर लिया RH वो वाला, लेकिन एक्चुअल ये है। समझ रहे हो बात को?
तो तुम्हें क्या करना है, कुछ ऐड करना है, तब जाके ये 10 पे पहुंचोगे ना। तो पॉजिटिव, समझ रहा है बात को। सो बात क्या है कि टेम्परेचर करेक्शन में दो तरीके का है। एक तो अगर टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री है ना, देन पॉजिटिव होगा टेम्परेचर करेक्शन। और सेम इसका उल्टा, लेस देन 27 होगा तो नेगेटिव करेक्शन हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? लेस देन 27 है मतलब वो गाढ़ा है, सस्पेंशन सोचो गाढ़ा है, उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो मतलब रियल कंडीशन में उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो होगा क्या, वो हाइड्रोमीटर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगी, लेकिन उसको करना चाहिए था। अगर 27 पे होता तो करता, लेकिन अभी 27 से कम है टेम्परेचर, डेंसिटी इसलिए ज्यादा है वो सस्पेंशन का, इसलिए हाइड्रोमीटर सेट नहीं किया जाता। तो ऐसे केसेस में जो आपको फ्लूड मिलेगा, उसमें फ्लूड लेवल वो थोड़ा और कम ही मिलेगा। समझ रहे हो, कम मतलब 27 के करस्पॉन्डिंग जो फ्लूड लेवल था उससे कम मिलता, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे मिलता। तो हमको उस लेवल पे पहुंचना है, मतलब हम कुछ घटाते, सब्ट्रैक्ट करते, तब जाके हम ऊपर वाले रीडिंग पे पहुंचते हैं, क्योंकि ऊपर है कम रीडिंग, तो करेक्शन होता है नेगेटिव। इमेजिन हो गया, विजुअलाइज हो गया। तो ये जस्ट हाइड्रोमीटर का रीडिंग किस तरफ इंक्रीज करता है, ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है, ये चीज आपको ध्यान में है, तो आप फिर लॉजिक लगा लोगे। और यहाँ पे बस एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कमेगी तो डेंसिटी कम हो जाती है, बस ये कॉन्सेप्ट अपनानी है। और हाइड्रोमीटर का जो कैलिब्रेट किया जाता है वो 27 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कैलिब्रेट किया जाता है। समझ गए बात को? तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक माइंड में आ गया होगा। अब इसको मैं लिखवा देता हूँ, तो लिखिए इस बात को। Calibration of hydrometer is done at 27 degrees Celsius. Hence, if temperature during performance of test is more than 27 degrees Celsius, then it result in lower density reading. Then it result in lower density reading. Hence, correction applied is positive in nature, जो कि अभी आपको हमने समझा रखा है। आगे, if T greater than 27 degrees Celsius, then RH corrected equal to RH plus correction due to temperature. If T is less than 27 degrees Celsius, then RH corrected is negative हो जाएगा, नेगेटिव करेक्शन अप्लाई करना होगा, है ना, क्योंकि हायर रीडिंग आप नोट डाउन करोगे तो आपको लोअर पे जाना होगा फिर। अब देखो, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर के केस में मैंने ये चीज तो बताया कि जो कैलिब्रेशन किया जाता है हाइड्रोमीटर का वो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग किया जाता है। अब मैंने बोला ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम होता है ना, तो हाइड्रोमीटर जो है वो नीचे या ऊपर फ्लोट करता है, ऐसा है। बेसिकली इसमें होती क्या है, अंदर की अगर मैं मैकेनिज्म बताऊं, है ना, तो इमेजिन करना, इस चीज को थोड़ा समझना। टेम्परेचर हो गया इंक्रीज, सोचना, तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, डेंसिटी कम, तो वो चीज मतलब क्या है, एक्सपैंड कर रही हो, मतलब उसका वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये फिजिक्स है बेसिक। वॉल्यूम हो जाएगा आपका ज्यादा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो सोचो, जो तुम्हारा ये है क्या, हाइड्रोमीटर, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो तुम्हारा है कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। समझ रहे हैं बात को, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है हाइड्रोमीटर का। तो हाइड्रोमीटर का चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तो ये जो वॉल्यूम बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, तो इसको मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए, लेवल ज्यादा होगा, तब जाके दैट पर्टिकुलर टोटल हाइट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा वॉल्यूम, है ना। समझ रहे हो बात को, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। सो दिस सस्पेंशन विल लेवल अप, सस्पेंशन विल लेवल अप, इसलिए सस्पेंशन का लेवल स्टेम में बढ़ जाएगा। तो अगर सस्पेंशन का लेवल स्टेम में बढ़ जाएगा तो आप अल्टीमेटली क्या किया आपने, जो लेवल बढ़ के मिल रहा है
वहीं पर रीडिंग आप नोट डाउन करोगे ऑब्वियसली, तो वो गलत रीडिंग है ना, क्योंकि वो लोअर रीडिंग आप नोट डाउन कर रहे हो, लेकिन आपको चाहिए एक्चुअली में कुछ हायर रीडिंग, है ना, जो कि हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये चीज आप इस तरह से भी ध्यान रखना। तो ये चीज आपको स्टेटमेंट एज एग्जाम में ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट यहाँ से कुछ हो सकता है, एक स्टेटमेंट बना के डाल दे। टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हाइड्रोमीटर का वो है कांस्टेंट, इसलिए वो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसको मैनेज करने के लिए एरिया तो कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, तो उस वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका फ्लूइड का लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए, तब जाके फिर वो वॉल्यूम मैनेज हो पाए। बस यही बात है, समझे, यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जस्ट इसका इनवर्स इन केस ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको आप नोट बना के लिख लो अच्छे से। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन सीडी, ये क्या है, सुनो और समझो बात को। सीडी हम पोस्ट ट्रीटमेंट में डाले थे, वो सीडी है ना, वही है सीडी। अगर सीडी है तो सीडी होने के कारण क्या होगा, इसमें आप बेसिकली सॉइल मतलब डिस्पर्सिंग एजेंट के पार्टिकल्स होंगे इसमें, डिस्पर्सिंग एजेंट के पार्टिकल्स सॉइल के साथ, मतलब मेरे को ये बताओ, मान लो अगर डिस्पर्सिंग एजेंट नहीं होता तो केवल सॉइल सॉइल होता, तो उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होती उस सस्पेंशन की वो कुछ और है, लेकिन अभी डिस्पर्सिंग एजेंट भी ऐड कर दिया आपने, तो अभी क्या, थोड़ा सा मास तो इंक्रीज हुआ, भले ही 1 ग्राम ऐड किया लेकिन मास तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो डेंसिटी तो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी, तो डिस्पर्सिंग एजेंट प्लस सॉइल बाई वॉल्यूम, डेंसिटी ज्यादा, केवल सॉइल बाई वॉल्यूम, डेंसिटी कम की नहीं। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट डेंसिटी इंक्रीजेस, ये डेंसिटी होता है अपरेंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं तत्कालकालीन डेंसिटी, वो इंक्रीज हो जाती है। तो डेंसिटी चूंकि इंक्रीज हो गई, अब देखो लॉजिक लगाओ, डेंसिटी इंक्रीज मतलब योर वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द हाइड्रोमीटर जार, हाइड्रोमीटर इज कांस्टेंट, तो वो डिक्रीज इन वॉल्यूम जो हो रहा है इसको मेकअप करने के लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ फ्लूइड इन स्टेम विल डिक्रीज। अगर लेवल ऑफ फ्लूइड इन स्टेम विल डिक्रीज मतलब आप रीडिंग एक्चुअली में क्या नोट कर रहे हो, ज्यादा वाला, क्योंकि एज वी गो डाउन इन स्टेम रीडिंग इंक्रीजेस, तो हम एक्चुअली में नोट डाउन कर रहे हैं ज्यादा वाला, लेकिन हमको चाहिए क्या, कम वाला। क्यों, अगर मान लो डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई होती जो इस केस में हुई है, तब तो कहीं लेवल जो था वो कहीं ऊपर होता, बट ड्यू टू दिस इंक्रीज इन डेंसिटी लेवल तुम्हारी हो रही है कम, है ना, तो लेवल हो रही है कम इन स्टेम, मतलब आप रीडिंग ज्यादा वाला नोट डाउन कर रहे हो, तो ज्यादा रीडिंग से आपको कम रीडिंग पे जानना है, मतलब ज्यादा से कुछ घटाना है, नेगेटिव, करेक्शन अप्लाइड इज नेगेटिव, लॉजिक कैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब ये सेम केस है आपका, वो जो टेम्परेचर वाला केस था, लेस देन 27 अगर टेम्परेचर होता तो क्या होता, डेंसिटी इंक्रीज हो जाता, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द हाइड्रोमीटर इज कांस्टेंट, सो टू मैनेज दिस लेवल मस्ट डिक्रीज, यही कॉन्सेप्ट, लेवल मस्ट डिक्रीज, तो आप डिक्रीज लेवल पे रीडिंग लेते, लेकिन आपको एक्चुअली चाहिए है ऊपर वाला रीडिंग, लेकिन आप ले रहे हो डिक्रीज लेवल पे, जो कि है ज्यादा वाला रीडिंग, तो ज्यादा से फिर कम पे जाओगे, तो नेगेटिव, सेम थिंग इज हियर आल्सो, नेगेटिव, क्लियर है, समझ गया, लिखवा दूं, हो गया, इजी है। छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, जाम दिया जाए फिर जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए,
देखो, addition of dispersing agent in soil sample suspension increases its apparent density. क्या इंक्रीज कर रहा है बाबू? डेंसिटी. सो करेक्शन अप्लाइड इज नेगेटिव. लॉजिक लिखना है, लिख लो बगल में. डेंसिटी इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, सो लेवल होना चाहिए प्रैक्टिकली डिक्रीज. लेवल डिक्रीज, स्टेम में लेवल डिक्रीज, तो डिक्रीज इन लेवल पे रीडिंग ज्यादा. तो हमको चाहिए था इधर का रीडिंग, तो ज्यादा रीडिंग से ऊपर जाना है अपने को, मतलब कुछ घटाना है, नेगेटिव. ठीक है, समझ गए बात को? उसको लिख सकते हो, साइड में लिख लो ऐसे लॉजिक के लिए. तो आर एच करेक्टेड विल बी आर एच माइनस सी डी. कंपोजिट करेक्शन क्या होगा? सबको ऐड कर दीजिए जो रीडिंग है, प्लस करेक्शन ड्यू टू मेनिस्कस, प्लस माइनस करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर. पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. पॉजिटिव कब? जब टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस. नेगेटिव कब? टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस. एंड करेक्शन ड्यू टू डिस्पर्सिंग एजेंट, प्रेजेंस ऑफ या यूज ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट, इट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो आपको ये कौन सा पॉजिटिव, कौन सा टेम्परेचर वाला, कब नेगेटिव, ये याद रहेगा, एग्जाम में पूछेंगे. ठीक है, पूछेंगे क्वेश्चंस, ये नेचर पूछेंगे आपसे. ठीक है, प्लस रीजन भी पूछेंगे, अच्छे से याद रखो. गेट वाला एग्जाम गलती से बैठ गए, कैलकुलेट करवाएगा डेटा देख के. ठीक है, वहां वैल्यू पूछेंगे, ध्यान रहेगा, पूरा फॉर्मूला, पूरा सिस्टम, पूरा सब कुछ. ठीक, इसी के साथ अपन लोगों ने खत्म कर लिया आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस. वो हो गया आपका कंप्लीट. ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल का एनालिसिस किया जिसमें ग्रेवल और सैंड थी. वो करने, ग्रेवल एंड सैंड. सैंड के केस में दो तरह का एनालिसिस था, ड्राई एंड वेट, ड्राई सीविंग, वेट सीविंग, वो भी किया. फिर हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जिसमें हमने फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज एनालिसिस किया, जिसके तहत हमने दो मेथड पढ़े, पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड. कंप्लीटली पिपेट मेथड में एक क्वेश्चंस भी मैंने आपको करके दिखाया था, कन्वेंशनल मीन वाला, है ना, पूरा एग्जांपल के साथ. और ये हाइड्रोमीटर मेथड जो कि आपके सामने रखा हुआ. ओके, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ है ही नहीं यार. और आएगा क्या, सारा चीज तो बता ही दिया, और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तब ना, जो तुम नहीं जानोगे, है ना. तो ये, इसी के साथ अपन पार्टिकल साइज एनालिसिस पूरा सॉइल का कंप्लीट कर लिए. जो भी टेस्ट वेस्ट होते हैं कैसे कैसे, सब खत्म. अब जो ये एनालिसिस हो गया अपना कंप्लीट, इसका मैं करूंगा क्या? इसको क्या करूंगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, एक कर्व बनाता हूं यूजिंग दिस. जो हम परसेंटेज फाइनर करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर साइज कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना. तो ये कैलकुलेशन का मैं करूंगा क्या, इसको यूज करके मैं कर्व बनाता हूं जिसको मैं बोलता हूं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. वो फिर काम का चीज है. ठीक है, वो बहुत ही काम का चीज है. तो वो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो अपना टॉपिक यही है कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ या यूज ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस. जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका यूज किया है. उसका यूज है कि वी मेक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अब उस कर्व से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, अब नया टॉपिक देखिए, कंक्लूजन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस. जो हमने अभी फाइन ग्रेड एंड कोर्स ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस किया, जिसमें हमने परसेंटेज फाइंडर कैलकुलेट करना सीखा, इसका करेंगे क्या हम लोग, व्हाट वी हैव टू डू ऑफ दिस, व्हाट इज बिजनेस, क्या काम है इसका. तो इसका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है. हम इस डेटा को यूज करके व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग परसेंटेज फाइंडर. ठीक है, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इतना सारा काम जो हमने परसेंटेज फाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किया, इसका एडवांटेज क्या है. तो इसका एडवांटेज ये है, बाय यूजिंग दिस डेटा वी आर गोइंग टू प्लॉट ए कर्व.
जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये कर्व हमारे काम का है अब, ठीक है। तो पहले उस कर्व के बारे में लिखते हैं। लिखिए, the result of particle size analysis is represented in form of a curve termed as particle size distribution curve. ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट किया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में प्लॉट किया जाएगा। तो जो वाई एक्सिस है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज फाइनल, 10%, 20%, 30%, जो भी है अरिथमेटिक स्केल में। मतलब परसेंटेज फाइनल जो भी आया वो सेम वैल्यू पुट कर देंगे, 0 to 100 के बीच में वेरी करेगा अलोंग वाई एक्सिस, in which percentage final is expressed on y-axis generally and corresponding size percentage final है 20%, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइज तुम्हारा निकल रहा है उसको लॉगरिथमिक स्केल में मेंशन करेंगे एक्स एक्सिस में। तो साइज वाला जो होगा वो एक्स एक्सिस में ऑन लॉगरिथमिक स्केल होगा एंड परसेंटेज फाइनल अरिथमेटिक स्केल में होगा, 0 to 100 तक वेरी करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सेमी लॉग ग्राफ होता है। सेमी लॉग मतलब एक एक्सिस अरिथमेटिक स्केल पे, दूसरा एक्सिस लॉगरिथमिक स्केल पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज प्लॉटेड इन ए सेमी लॉग ग्राफ। ठीक है, दिस इज आल्सो क्वेश्चन, ये भी पूछा जाएगा, जिसमें परसेंटेज फाइनल अरिथमेटिक स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइज होता है उसको लॉगरिथमिक स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलो आगे बताते हैं। एक्सप्रेस्ड ऑन एक्स एक्सिस इन लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो एक कर्व बनेगा जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस कर्व का क्या यूज करेंगे? दिस कर्व, ये जो कर्व बन रहा है, हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग द टाइप ऑफ सॉइल। पहला, किस तरह का सॉइल है, सैंड है, ग्रेवल है, क्या है, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, किस तरह का सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल पता लगाने में ये कर्व हेल्प करेगा। अब एंड ग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ग्रेडेशन ऑफ सॉइल कितना होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, है ना। तो टाइप ऑफ सॉइल आप तो समझ ही रहे, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ग्रेवल है, क्या है, ये समझने में ये कर्व हमें हेल्प करेगा, प्लस ग्रेडेशन ऑफ सॉइल को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैं ग्रेडेशन अभी समझाऊंगा कि ग्रेडेशन कितने तरह के अलग अलग होते हैं। वेल ग्रेडेड होता है, पुअरली ग्रेडेड होता है, गैप ग्रेडेड होता है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है, अभी आपको विजुअलाइज करवाएंगे। तो दो बातें, टाइप ऑफ सॉइल का जानकारी देगा एंड ग्रेडेशन ऑफ सॉइल का जानकारी देगा। टाइप ऑफ सॉइल तो समझ गए, सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, क्या, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। व्हाट इज दिस ग्रेडेशन ऑफ सॉइल? ग्रेडेशन ऑफ सॉइल का मतलब है जो सॉइल का ग्रेडेशन होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, वेल ग्रेडेड हो सकता है, पुअरली ग्रेडेड हो सकता है, गैप ग्रेडेड हो सकता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो सकता है। ये अलग अलग तरह के ग्रेडेशन होते हैं सॉइल के। तो ये मैं आपको अभी विजुअलाइज करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब ये सेंटेंस को लिखिए, ए सॉइल में बी टर्म्ड एज, कितने तरह के ग्रेडेशन कितने तरह के होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल एंड गैप ग्रेडेड सॉइल। अभी समझाऊंगा क्या होता है, सेंटेंस को लिखिए पहले। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताती है दो चीजें। पहला, टाइप ऑफ सॉइल, दूसरा ग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल में ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनमें से कोई भी, जिसमें से सिल्ट क्ले के नीचे फाइन ग्रेन्ड हो गया, इसके ऊपर कोर्स ग्रेन्ड हो गया। और ये फाइन ग्रेन, तो ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे ये कर्व, है ना। दोनों दोनों टाइप ऑफ सॉइल को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ग्रेडेशन में वेल ग्रेडेड होता है तो पुअरली होगा,
फिर गैप ग्रेडेड, फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ये सारे होते हैं ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब क्या मतलब है इन ग्रेडेशन का, पहले यहाँ पे विजुअलाइज करो, समझो। समझना बात। एक वेल ग्रेडेड सॉइल कौन होगा? वेल ग्रेडेड सॉइल वो होगा जिसमें डिफरेंट अलग अलग साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब छोटे बड़े सब, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल साइज प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो होते हैं तुम्हारे वेल ग्रेडेड सॉइल। तो वेल ग्रेडेड सॉइल जो होगा ना, उसमें मान लो दो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इन दो, ये दो या क्या तीन चार इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो इन बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने के लिए छोटे पार्टिकल्स भी होंगे। समझ रहे हो? तो बड़े छोटे हर एक तरह के पार्टिकल्स वेल ग्रेडेड सॉइल में प्रेजेंट होंगे। और जो भी हम डिजाइन करते हैं, तो हम बेसिकली जो सॉइल हम चाहते हैं वो वेल ग्रेडेड हम चाहते हैं, क्योंकि वेल ग्रेडेड सॉइल में आपको वॉइड कम मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग साइज ऑफ पार्टिकल चूंकि प्रेजेंट है, इसलिए मतलब जो वॉइड्स होंगे उसको छोटे पार्टिकल फिल कर रहे होंगे, तो वॉइड्स आपको कम मिलेगा। तो वॉइड्स कम अगर है, मतलब एयर अगर कम है, तो कंप्रेसिबिलिटी भी कम होगी, दबेगी भी कम। तो इस तरह से, इसलिए जब भी हम डिजाइन करते हैं तब हम चाहते हैं कि जो सॉइल हो वो मेरा वेल ग्रेडेड हो। ये एक लॉजिक आप ध्यान रखना। तो ये होती है वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब ही यही है कि डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट साइज ऑफ particles are present, are present. This is a case of well graded soil. At the same time, अगर different particle size, different range of particle या फिर different size of particle present नहीं है soil में, तो वो poorly graded होगा। हम उल्टा यही कह देंगे। इसका जो अपोजिट होगा दैट इज पुअरली ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड क्या होता है? गैप हो गया, गैप हो गया मतलब कोई एक पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल मिस हो जाता है। मतलब ग्रेडेशन अच्छा है, ठीक है, ग्रेडेशन अच्छा है उसमें, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक साइज मिस हो गया, कोई एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। बाकी सारे प्रेजेंट है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक साइज रेंज के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है उस पर्टिकुलर सॉइल में, तो वो गैप हो गया। समझ रहे हो? वो पार्टिकल मिस हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल मतलब जो भी सॉइल है उसमें जितने भी पार्टिकल है सब एक साइज के एक जैसे पार्टिकल्स हैं, सभी के सभी एक साइज के पार्टिकल्स हैं, सारे एक जैसे पार्टिकल है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। समझ गए? तो तीन चार बातें। वेल ग्रेडेड मतलब अलग अलग डिफरेंट साइज का पार्टिकल प्रेजेंट हो। पुअरली ग्रेडेड मतलब अलग अलग डिफरेंट साइज का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। गैप ग्रेडेड मतलब अलग अलग डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन कोई स्पेसिफिक साइज रेंज ऑफ पार्टिकल मिसिंग है उसमें से, सॉइल में से, तो वो उसका ग्रेडेशन होगा, उसको हम बोलेंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल मतलब जो भी पार्टिकल सॉइल में प्रेजेंट है सभी एक ही साइज के हैं, एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म साइज के हैं, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो दिस इज द ग्रेडेशन। समझ गए बात को? अब मैं आपको कर्व दिखाता हूँ, कर्व कैसा दिखता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है? रात का समय है, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आंखें भी है ना लाल हो गई। दिन भर क्या है, साइड पे रहते हैं, काम करते रहते हैं। परसेंटेज फाइनर, ये होगा अरिथमेटिक स्केल पे। दिस इज योर वाई एक्सिस, मतलब एन परसेंटेज इधर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जीरो से शुरू होगी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक ये होगी, है ना। 10 20 30 40 50 60 70
80, 90, 100, ये तुम्हारा n परसेंटेज फाइनर। नाउ 10% फाइनर के करस्पॉन्डिंग जो भी सॉइल का आपने सीव एनालिसिस वगैरह किया या सेडिमेंटेशन एनालिसिस वगैरह किया, तो परसेंटेज फाइनर के करस्पॉन्डिंग हम क्या, हम वो साइज भी पता लगा लेंगे कि इतना, इस साइज के करस्पॉन्डिंग इतना परसेंटेज फाइनर है उस सॉइल में, इस साइज के करस्पॉन्डिंग इतना परसेंटेज फाइनर है उस सॉइल में, ये हम पता लगा सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल में लिखेंगे। log 10 बेस रहेगा साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल, समझ रहे हो? तो यहाँ ये लॉगरिथमिक स्केल होगा, मतलब log 10 बेस डी, D1 साइज, D2 साइज, D3 साइज, D4 साइज, ऐसा चलता रहेगा। समझ में आ रहा है बात? ओके। अब जो आप साइज बेसिकली शुरू करोगे, ये छोटा से बड़ा चलता है। जैसे ये 0 है तो साइज के लिए भी ये 0 है, तो 0 से जस्ट बड़ा क्या लोगे? 0.2 माइक्रोन लो, फिर 2 माइक्रोन लो, फिर 75 माइक्रोन लो, फिर 2 mm ले लो, फिर 4.75 mm ले लो, फिर 80 mm ले लो, 300 mm ले लो, ऐसा। समझ में आ रहा है? तो ये log 10 स्केल पे रहेगा। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये जो साइज होगी तुम्हारी वो ऐसे 0.2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 75 माइक्रोन ले लो, 2 mm ले लो, 4.75 mm ले लो। ये कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग वेरी कर सकता है। मतलब आप साइज लिखिए और क्या। ओके, फिर ये लिखिए, ये क्या लिखेंगे आप? कुछ भी लिख दो यार, आप 20 mm लिख दो, 80 mm लिख लो, 300 mm लिख लो, ऐसा। तो ये आपका है ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का, ठीक है? ये लॉगरिथमिक स्केल पे है, लॉग स्केल पे। अब ये ग्राफ में देखो, अलग अलग सॉइल को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे आपका 4.75 से लेके 80 तक में ग्रेवल होता है, इस वाले रेंज में 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक सैंड मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के 2 माइक्रोन से 75 तक में सिल्ट मिल जाएंगे, है ना? उसके नीचे तुमको क्ले मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल का रिप्रेजेंटेशन इस कर्व में किया जाता है। तो यही इसलिए वो साइज, वो हमको कैसे पता चलेगा? पार्टिकल साइज को देखते हुए पता चलेगा टाइप ऑफ सॉइल। नाउ अब कर्व का शेप कर्व का शेप जो है उसको देखते हुए हमें पता चलेगा ग्रेडेशन क्या है। लेट्स सपोज, सोचना मैं कुछ कर्व बनाऊंगा। लेट्स सपोज कि एक कर्व यहां से शुरू हो रहा है ऐसा, और इस तरह से गया। ये मान लो ये है तुम्हारा कर्व ए, ठीक है? एक कर्व ये हो गया। तो ये कर्व ए का देखो, इसमें तुम देखोगे तो वो 0.2 वाले लोकेशन से शुरू हुआ है और पूरा, मतलब ग्राफ को पूरा कवर कर रहा है अच्छे तरीके से। मतलब डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल इसमें, मतलब इस वाले कर्व को देखते हुए हम, जिस भी सॉइल का ये कर्व होगा, इसको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि इस सॉइल में, है ना, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल होगा। 0.2 वाले भी होंगे, 2 माइक्रोन होंगे, 75 माइक्रोन होंगे, क्योंकि कर्व यहां तक आया, देखो 80 mm तक आया है ना? तो 80 वाले भी कुछ पार्टिकल है, 20 वाले भी है, 4.75 वाले भी है, 2 mm वाले भी है। मतलब डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स इस सॉइल में प्रेजेंट होगी, जिसका ये कर्व बना है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ वेल ग्रेडेड कर्व। वेल ग्रेडेड सॉइल का ये इस तरह का प्रोफाइल होगा, ठीक है? ये वेल ग्रेडेड सॉइल जिसमें आपको ये कर्व को देखते हुए ये पूरा पूरा मतलब ग्राफ को कवर कर रहा होगा। एक कर्व और दिखाता हूं, देखना। मान लो इस तरह का कोई कर्व बना है, ये 75 और 2 माइक्रो इधर से कुछ ऐसा शुरू हुआ, ऐसा कुछ कर्व बन गया, ऐसा कुछ कर्व ये गया इस तरह का। लेट्स सपोज ऐसा ऐसा, दिस इज योर कर्व बी। तो ये कर्व से देखो, ये रिलेटिवली वर्टिकल ही है, और ये जो ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज को ये मतलब कंसिडर तो कर रहा है। लेकिन
हर एक छोटे बड़े टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं है इसमें, है ना, कुछ अगल बगल, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। मतलब ये जो कर्व बी है, दिस इज एग्जांपल ऑफ पुअरली ग्रेडेड सॉइल। मतलब इसका जो ग्रेडेशन का अगर बात करोगे तो ये पुअरली ग्रेडेड है। इस तरह का अगर कर्व होगा तो उसे हम बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, किसी सॉइल का अगर इस तरह से आ गया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो उसका ग्रेडेशन विल बी पुअर, तो ये पुअरली ग्रेडेड हो गया। नाउ मान लो कर्व इस तरह का है, ऐसा ऐसा कुछ एकदम वर्टिकल, ऐसा गया एकदम वर्टिकल। लेट्स सपोज दिस इज कर्व नंबर सी। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, मतलब एक ही पार्टिकल साइज है पूरे में जो भी सॉइल था, तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म ग्रेडेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कर्व कुछ इस तरह से शुरू हुआ, यहां से ऐसा कुछ, ये एक मिनट, यहां से ऐसा कुछ ये कर्व शुरू हुआ, फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, फ्लैट होगी, फिर ऐसा गया। लेट्स सपोज ऐसा गया, कोई सॉइल ऐसा था जिसका कर्व ऐसा बना। लेट्स सपोज दिस इज कर्व नंबर डी। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ गैप ग्रेडेड। तो गैप ग्रेडेड का जो कर्व होगा उसमें एक हॉरिजॉन्टल, एक फ्लैट लाइन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट से यहां तक देखो, जो कर्व एकदम हॉरिजॉन्टल हो गई, फ्लैट हो गई, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये यहां से लेके ये वाला देख लो, ये 4.75 के आसपास है और ये 20 के आसपास है। तो 4.75 से लेके 20 तक, ये आसपास 20 है ना, यहाँ पे नीचे ड्रॉप करोगे तो 20 के आसपास 19 ले लो, है ना। तो 4.75 से लेके 19 तक या 18 तक जो पार्टिकल्स हैं वो इस पर्टिकुलर सॉइल में नहीं है। इसका मतलब हम ये समझेंगे, है ना, वो साइज स्किप कर गया उस पर्टिकुलर सॉइल से, तो उसे हम बोल देंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। तो इस तरह से कर्व का शेप को देखते हुए, बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ कर्व, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन से दैट इट इज वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड सॉइल। कैसे? बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ कर्व। नाउ दूसरी बात, कर्व जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कर्व का लोकेशन, एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं कर्व का लोकेशन को देखते हुए आप कह सकते हो कि आपका सॉइल किस तरह का सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल है। आप ये चीज भी बता सकते हैं। कैसे? देखिए, लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक कोई कर्व यहाँ पे बना रहा हूँ, देखना, एक कोई कर्व मैं यहाँ से शुरू किया और ऐसा इस तरह से ये यहाँ तक आया, तो ये कर्व देखो 0.2 माइक्रोन से लेस से शुरू हुई है कहीं ना कहीं, और ये 75 माइक्रोन तक गई है, इतना ही कर्व गई है। तो क्या ये एक फाइन ग्रेन सॉइल का एग्जांपल नहीं है? ये सॉइल, ये कर्व को देखते हुए क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये फाइन ग्रेन सॉइल है, क्योंकि इसमें 75 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल है ही नहीं, तो ये एक फाइन ग्रेन सॉइल है। तो ये चीज भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो पोजीशन ऑफ कर्व से हमें अंदाजा हो जाता है टाइप ऑफ सॉइल का, कि किस तरह का सॉइल है। जैसे कि ये कर्व नंबर ए देखो, कर्व ए फाइन ग्रेन सॉइल वाले पोर्शन से शुरू हो रही है, 0.2 माइक्रोन से शुरू किया, और ये 75 माइक्रोन तक भी यहाँ पे सॉइल है, देखो फाइन ग्रेन है। उसके बाद 75 से लेके ये 80 तक जा रही है। लेकिन ये बताओ, ये जो कर्व उसका मैक्सिमम लेंथ आपका कोर्सर सेक्शन में है ना। तो ये जो सॉइल ए है, आप बोलोगे सर सॉइल ए ऐसा है जिसमें फाइन ग्रेन सॉइल भी है, कोर्स सॉइल भी है, लेकिन कोर्सर फ्रैक्शन की जो वेटेज है या फिर कोर्सन फ्रैक्शन की जो कंटेंट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइन फ्रैक्शन, इसलिए इन जनरल इसे हम कोर्स सॉइल ही बोल देंगे, क्योंकि उसका डोमिनेंस ज्यादा है, प्रेजेंस ज्यादा है। तो ये एक तरह का एग्जांपल है कोर्स सॉइल का, कोर्स सॉइल और वेल ग्रेडेड भी है। समझ रहे हो, इस तरह से हम ये कर्व से डेटा को रीड करते हैं। तो ये वाला कर्व को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए, जैसे ये log 10 साइज ऑफ पार्टिकल लिखा हूं, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप स्लैश देके log 10 ब्रैकेट डी है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ध्यान रखना,
ये लॉगरिथमिक स्केल होता है एक्स एक्सिस, जिसमें हम पार्टिकल साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस में परसेंटेज फाइनर जो कि होता है अरिथमेटिक स्केल। अब ये लॉगरिथमिक स्केल में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल साइज को, वो आपको ये परसेंटेज फाइनर को लॉगरिथमिक में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर लेते? वो इसलिए करते हैं लॉगरिथमिक स्केल में पार्टिकल साइज को, ताकि ये जो कर्व है, एक ही कर्व में डिफरेंट पार्टिकल साइज समा जाए, है ना। क्योंकि लॉग स्केल में कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो मतलब ज्यादा हम क्या कैसे बोलूं, मीन्स उसका रेंज ज्यादा हो जाता है, मतलब छोटे से एरिया में ज्यादा रेंज आप रिप्रेजेंट कर देते हो। तो वही चीज होती है, इसलिए हम लॉगरिथमिक स्केल में पार्टिकल साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वो उसी सेम ग्राफ के अंदर आपका डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आ जाए, वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज समा जाए। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल साइज इन लॉगरिथमिक स्केल। ओके, इसको बनाओ भाई, ये डायग्राम बनाओ। थोड़ा लग रहा है सर्दी वर्दी हो जाएगा। हम्म, रात पूरा जाग गए हैं भाई, पूरा रात जागा हूँ, नींद ही नहीं आया था। अब देखो, एक नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? पहला, जो शेप ऑफ पीएचडी होता है, शेप ऑफ पीएचडी कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रिप्रेजेंट द ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, शेप क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडेशन। ग्रेडेशन कितने तरह के? वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, है ना, या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। दूसरा, लोकेशन ऑफ पीएचडी कर्व रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ सॉइल। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है, क्या कैसा। तो जो लोकेशन है वो आपको बताएगा टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, दैट इज सिल्ट, क्ले, या ग्रेवल, सैंड, क्या, व्हाट, है ना। तो ये चीज बताएगा आपको लोकेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट में आप क्लियर इनको लिखिए। अब मैं छोटा छोटा आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि क्या था वेल ग्रेडेड सॉइल, क्या होता है पुअरली ग्रेडेड सॉइल, जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा देता हूँ। देखिए, वेल ग्रेडेड सॉइल, इफ ए सॉइल हैविंग गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज वेल ग्रेडेड सॉइल। जैसे हमारे केस में कर्व ए जो था, इट वाज एग्जांपल ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल। लिखिए पुअरली ग्रेडेड, हेडिंग डालिए, तो लिखना चालू करिए। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, if soil have excess of certain size of particle and deficiency of some size of particle are called as poorly graded soil। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा, सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा जो ग्रेडेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो ही होता है बेसिकली, है ना, वेल ग्रेडेड एंड पुअरली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई जी डब्ल्यू। ठीक है, वेल ग्रेडेड, जी डब्ल्यू छोड़ो यार, वेल ग्रेडेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेसिकली डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वेल ग्रेडेड का सिंबल है, और पी मतलब पुअरली ग्रेडेड का सिंबल है ना। तो जैसे ग्रेवल, ग्रेवल सॉइल है, मान लो ग्रेवल है वेल ग्रेडेड, तो हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो उसको हम वो जो सॉइल होगा उसको बोलेंगे, उसका नाम हो जाएगा जी डब्ल्यू। वेल ग्रेडेड सैंड अगर बोलेंगे तो एस डब्ल्यू, है ना। इस तरह से नाम दिया जाता है सॉइल, तो वो पढ़ेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन। Uniformly graded soil, if certain size of particle size are more than any other size of particle, that is, the soil consists of approx same size of particle, then it is uniformly graded soil।
जितने भी पार्टिकल है वो लगभग सब एक ही साइज के हैं, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल, इफ सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम सॉइल इट इज टर्म्ड एज गैप ग्रेडेड सॉइल। और जो रेस्पेक्टिव कर्व का एग्जांपल है, जो ड्राइंग आपने बनाया था, तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया वेल ग्रेडेड, फिर समझाया पुअरली ग्रेडेड कर्व बी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का कर्व सी, और गैप ग्रेडेड का कर्व डी। यही था, देख लीजिए, हमने इसी ऑर्डर में लिखा भी था, ए बी सी डी। ये डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिए, है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम नोट्स लिखवाते चल रहे हैं आपको, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल, ये नोट, तो ये वाला नोट आपका काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। शेप ऑफ पीएचडी कर्व क्या बताता है और लोकेशन ऑफ पीएचडी कर्व क्या बताता है, ठीक है। मतलब ये जो पीएचडी कर्व हम बना रहे हैं, एक बार सीव एनालिसिस वगैरह करोगे, किसी एक पर्टिकुलर सॉइल का करोगे, तो उस सॉइल का अपना बनेगा, फिर उस सॉइल का जो अपना बनेगा वो कहीं और से स्टार्ट हो रही होगी, दूसरा कोई सॉइल है वो और से स्टार्ट हो रही होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का अलग अलग कर्व बनेगा। तो उस वो जो अलग अलग कर्व बन रहे हैं उसके शेप और उसका स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस चीज को देखते हुए हम बता सकते हैं क्या कि किस तरह का सॉइल है, उसका ग्रेड और उसका ग्रेडेशन क्या है। यही चीज मैं लिखवा रहा हूँ अभी तक, है ना, वही चीज हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से एक टॉपिक और छोटा सा रहता है इसमें, इसके बाद हम चलेंगे कंसिस्टेंसी पे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, नया इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सिंकेज लिमिट, इन सब चीजों को फिर पढ़ेंगे, वो काफी फिर इंटरेस्टिंग है ना। कंसिस्टेंसी खत्म हो गया, मतलब ये चैप्टर 1 लगभग खत्म हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर 1 में कुछ नहीं बचता, नेक्स्ट चैप्टर अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओके, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के बाद। एक कॉन्सेप्ट है सेफ फैक्टर्स, सेफ फैक्टर्स। ये जो सेफ फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर, ये कर्व के लिए, यहाँ पे बेसिकली ये जो सेफ फैक्टर जो भी डिफाइंड है, ये बेसिकली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई करने में ये सेफ फैक्टर ज्यादा कारगर है, ज्यादा इफेक्टिव है। जनरली दिस सेफ फैक्टर्स आर नॉट डिफाइंड फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, जनरली दिस आर डिफाइंड फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। लेकिन एग्जाम्स में आपको फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसका भी सेफ फैक्टर निकालने के लिए पूछ लेगा, तो कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे, एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये सेफ फैक्टर्स होते क्या है, हमारे पास दो सेफ फैक्टर्स, एक होता है सी यू, एक होता है सी सी। सी यू जो होता है इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जैसा कि मैं आपको बताया हूं, ये जो सेफ फैक्टर है ये बेसिकली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए है ना। तो ये सेफ फैक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, देखिए ये जो सेफ फैक्टर्स है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएचडी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, सोचो, अभी तो हमने डिस्कस किया कोई एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, हम वहां से ये पता लगा सकते हैं कि आपका सॉइल किस तरह का है, सैंड है, ग्रेवल है, क्या है, सिल्ट है, क्ले है, क्या है, टाइप ऑफ सॉइल। दूसरा, उसका ग्रेडेशन हम पता लगाते थे, यही तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप इनडायरेक्टली सेफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हुए, उसके वैल्यू को ऑब्जर्व करते हुए आप कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो, कैसा, कि वो सॉइल क्या है और वो उसका ग्रेडेशन क्या है, इसका आइडिया लग जाए, ये चीज है सेफ फैक्टर। और ये सेफ फैक्टर हम जनरली निकालते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए वैलिड है, मतलब सैंड एंड ग्रेवल के लिए ही ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये बात क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना ही सही है, इसके अलावा सब कुछ गलत है, ऐसा लिखा हुआ है प्यूस पराशर के सिविल इंजीनियरिंग डिक्शनरी में, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना ही सही है, जो एडिशनल बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे
कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए बेसिकली 3 तरह का पार्टिकल साइज होता है जो कि काफी सिग्निफिकेंट होता है। एक होता है D10, एक होता है D30, एक होता है D60। ये 3 डिफरेंट पार्टिकल साइज है, डिफरेंट पार्टिकल साइज है। क्या मतलब इसका समझते हैं। किसी एक का मतलब समझा देता हूं, समझ जाओगे। जैसे कि ये जो D10 है, आपने कोई एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल था आपके पास, आपने सीव एनालिसिस वगैरह परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद आपने लेट्स सपोज वो जो परसेंटेज फाइनल निकालते हैं, आपने 30% फाइनल देख रहे हो, 30% फाइनल, तो 30% फाइनल के करस्पॉन्डिंग एक साइज होगा, तो वो है वो साइज D30। D30 मीन्स द साइज ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू विच 30% ऑफ सॉइल इज फाइनर देन दैट। D10, the size of particle corresponding to which 10% of soil is finer than that. D60, the size of particle corresponding to which 60% of soil is finer than that. समझ गए। तो D30 क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, एक लिखता हूं, तीनों सेम लाइन है, corresponding to which 30% of soil is finer। समझ गए। उसी तरह D10, D60, ठीक है। अब ये जो 3 अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल साइज बताया, इन्हीं को यूज करके हम ये Cu एंड Cc का वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें से ये जो D10 वाला पार्टिकल साइज है, इसका एक स्पेशल नेम गिवन है, केवल D10 वाले पार्टिकल साइज का, D30, D60 का नहीं, केवल D10। D10 वाला जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू विच 10% ऑफ सॉइल इज फाइनर इन दैट गिवन सॉइल, जिसका आप सीव एनालिसिस किए। तो ये जो D10 है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल इन दैट सॉइल। effective size of particle of soil। ये जो टर्म है, ये केवल कोर्स ग्रेन के लिए नहीं, फाइन ग्रेन के लिए भी ये टर्म यूज किया जाता है। D10 मतलब इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब कोई एक सॉइल है, गिवन सॉइल है, आपने सीव एनालिसिस किया, फिर पार्टिकल साइज एनालिसिस किया, फिर आपने देखा करस्पॉन्डिंग टू 10% फाइनर जो पार्टिकल साइज है उस सॉइल का, वो पार्टिकल साइज है आपका इफेक्टिव साइज। मतलब उस साइज से 90% बड़े हैं सॉइल और 10% ही छोटे हैं, इसलिए उसको इफेक्टिव साइज कहा गया। समझ गए। D30, D60 को कुछ नहीं कहा गया। D30, D10, D60 सबका सिग्निफिकेंट है इन वो फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, बट इनमें से D10 वाला जो पार्टिकल साइज है, इसका थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इसको हम इफेक्टिव, अलग एक नाम दे दिया गया है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ दैट सॉइल। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला बताता हूं Cu और Cc का, एक एक करके देखेंगे। Cu का जो आपका फॉर्मूला है, इट इज योर रेशियो ऑफ D60 बाई D10। इस रेशियो को यूज करके आप Cu कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो Cu इज रेशियो ऑफ D10 बाई D60। आप D10 और D60 कैलकुलेट करेंगे, उसका रेशियो लेंगे तो वो वैल्यू होगा Cu का। वो Cu क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट बोथ थिंग, ग्रेडेशन पहला एंड टाइप ऑफ सॉइल। मतलब Cu का वैल्यू को देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि जो सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, क्या है, प्लस किस तरह का सॉइल है। कोर्स ग्रेड का बात कर रहे हैं तो टाइप ऑफ सॉइल मतलब सैंड है या ग्रेवल है, आप ये भी बता सकते हैं, सैंड और ग्रेवल ये भी बता सकते हो। और ग्रेडेशन मतलब कर्व किस तरह से स्प्रेडिंग है कर्व का, है ना, ये चीज भी आप बता सकते हो। कर्व किस तरह से स्प्रेड है मतलब पार्टिकल साइज का रेंज क्या है उस सॉइल में, आप ये बता सकते हो। मीन्स आप अगर इसी सेंटेंस को अगर आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेट करेंगे तो आप बोलेंगे कि Cu रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है,
It represent particle size range, and position of particle size डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दोनों। क्योंकि पोजीशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको आइडिया देता है टाइप ऑफ सॉइल का। समझ गए? तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट, वो डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इफ Cu इज ग्रेटर देन 6 तो आप बोलोगे इट इज वेल ग्रेडेड सैंड। इफ Cu इज ग्रेटर देन 4 तो आप बोलोगे इट इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल। इफ Cu इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 तो वो जो सॉइल होती है वो होती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। जो भी है सैंड हो या ग्रेवल, वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा। ठीक है, ये 3 सेंटेंस आपको ध्यान रखना, यहाँ से मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए Cu का जो वैल्यू है, यहाँ से ग्रेडेशन का आइडिया एंड टाइप ऑफ सॉइल, ग्रेडेशन एंड टाइप ऑफ सॉइल दोनों का आइडिया हमें मिल रहा है। समझे क्या? इसलिए मैंने ऊपर वो लॉजिक लिखा है। तो ये लॉजिक, सेंटेंस वगैरह सब ध्यान में रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हो गया आपका Cu। अब बात करते हैं Cc का, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर Cc, इसका फॉर्मूला देखना, D30 का ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी कोई 2 होना चाहिए, तो वो क्या बचेगा, D60 इंटू D10। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसका। Cu एंड Cc का वैल्यू निकालने के लिए भी पूछता है आपको डेटा देके। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट ओनली रिप्रेजेंट ग्रेडेशन, ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मतलब वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड केवल इसी का आइडिया देगा, ये टाइप ऑफ सॉइल का आइडिया नहीं देगा। डू नॉट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ सॉइल, लिख देता हूं, टाइप ऑफ सॉइल, इसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इट ओनली रिप्रेजेंट ग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मतलब दैट इज इट रिप्रेजेंट पार्टिकल साइज रेंज प्रेजेंट इन सॉइल, है ना? यही बात है, यही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, तो अब डेटा देखो, ये ध्यान रहेगा, स्टेटमेंट भूलना नहीं है। Cc का वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में आ रहा है किसी सॉइल के लिए, तो उसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। और अगर किसी सॉइल के लिए Cc का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 3 आ गया, तो वो दोनों हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड सॉइल। चीजें ध्यान रहेंगे, Cu एंड Cc। तो Cu क्या रिप्रेजेंट करता है, Cc क्या रिप्रेजेंट करता है, याद करो, चीजों को बार बार रिवीजन करो। इसी के साथ अपना ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो था, इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गया खत्म। अब नया इंडेक्स प्रॉपर्टी हम लोग चालू करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, जिसमें अटरवर्क लिमिट वगैरह पढ़ेंगे। पहले लिक्विड लिमिट सीखेंगे, प्लास्टिक लिमिट सीखेंगे, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है वो सीखेंगे, है ना? इन सब चीजों को सीखने के बाद फिर अटरवर्क का वो चार्ट देखेंगे, कासाग्रांडे टेस्ट वगैरह देखेंगे, मतलब टेस्ट वगैरह भी देखेंगे, लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से फिर एक बेसिक शुरू हुई कंसिस्टेंसी वाली पार्ट पोर्शन की। अब देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे, ये जो चीजें हम पढ़े, जैसे ये यहाँ पे सेफ फैक्टर वगैरह पढ़े, इसका इंपॉर्टेंस पोस्ट ग्रेड सॉइल के लिए ज्यादा है। लेकिन जो हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल,
वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि सॉइल कितने आसानी से बह पाएगा, कितने आसानी से फ्लो कर पाएगा। मान लो कोई फाइन ग्रेन सॉइल है, वो ज्यादा गीला है तो ज्यादा फ्लो कर पाएगा, उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा है। समझ रहे हैं? तो कंसिस्टेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो एबिलिटी ऑफ सॉइल, हम ऐसा बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ठीक है, ऑल द बेस्ट।